गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का वंस अगेन हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने आप को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का छोटा सा सेशन जो आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आपको बस कुछ समय बिताना होगा इस वीडियो के साथ। दिस इज़ जस्ट लिसनिंग एंड you will be more beneficial about it. Okay, it's my promise. But before this, I must say, if you love this video, please share and subscribe this channels. Okay, चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम स्टैटिक्स से जोड़ दूंगा। ओके, जो आपके पॉलिटी सेक्शन और अलग अलग सेक्शंस में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संसदीय विशेषाधिकार, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ओके, ये प्रिविलेज जो होते हैं वास्तव में संसद सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक स्तर पर कुछ अधिकार, कुछ उन्मुक्तियां, मतलब एक तरह से लेस रिस्ट्रिक्शन प्राप्त होता है, ताकि वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से, सुचारू ढंग से, बिना डरे हुए आसानी से निर्वहन कर सके। अगर संविधान में इसके प्रावधानों की बात करें तो जी हाँ, आर्टिकल 105 में स्पष्ट रूप से विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये संसद में वाक अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता और इसकी कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार देता है। संविधान में दिए गए विशेषाधिकारों के अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 में सदन या उसकी समिति के बैठक के दौरान जो कुछ भी होता है उस समय 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद तक सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत संसदीय सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया सकता है, उन्हें निरुद्ध नहीं किया सकता है, ठीक है, और इसके लिए समन भी जारी नहीं किया सकता है। अगर बाय द वे किसी ने विशेषाधिकार के खिलाफ हनन प्रस्ताव पेश किया तो क्यों किया? देखिए, संसदों को प्राप्त किसी भी विशेषाधिकार या जो उन्मुक्ति है, जो एक तरह से जो प्रिविलेज है, अगर उसका कोई अवहेलना करता है तो इस अपराध को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है, और विशेषाधिकार हनन या संसद के कानून के तहत दंडनीय होता है। किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा विशेषाधिकार हनन के दोषी व्यक्ति को खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उसकी सूचना प्राप्त की जाएगी उसे, और इसमें लोकसभा का भूमिका, अर्थात लोकसभा के जो अध्यक्ष की भूमिका है, स्पीकर की भूमिका है, उसी प्रकार राज्यसभा के जो सभापति की जो भूमिका है मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति पहला स्तर होता है, मतलब सबसे पहले चेक तो वही करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय लेने से पहले या फिर स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भी इसे सौंप सकते हैं, भेज सकते हैं कि इस पर जांच कर ली जाए। यदि लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं संगत नियमों के तहत प्रस्ताव पर सहमति दे देते हैं तो होता क्या है कि संबंधित सदस्य के प्रस्ताव को उसके संदर्भ में एक संक्षिप्त नोटिस या उसको वक्तव्य देने के लिए अवसर दिया जाता है। हालांकि क्या आखिर इसकी प्रयोज्यता क्या है, मतलब इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों संसदीय विशेषाधिकार को ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है? संविधान में उन सभी व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त या प्रदान किया गया है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार होते हैं। इन सदस्यों में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और केंद्र मंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संसद का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलता है। राष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेद 361 में उसके स्पेशल विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है, लेकिन 105 के तहत उन्हें संसदीय विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। यही स्थिति एग्जैक्टली राज्यों में भी है। राज्यों के सदस्यों की, अर्थात विधानसभा के अध्यक्ष को के द्वारा भी इतना पावर है, मतलब विधानसभा के सदस्यों को भी, और विधानसभा के अलावा विधान परिषद में अगर सदस्य हैं तो उनको भी संसदीय विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक तरह से विधानसभा विशेषाधिकार कहते हैं, वो भी मिलता है। वो 105 में नहीं है बल्कि 194 में है। ठीक है, आप इसको 8 और 9 89 जोड़ के देखिए कितना आता है, यू विल बी गेट अबाउट इट।
अगला टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड की संकल्पना, इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि इसमें जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, अर्थात जिनको अपने क्षेत्रों में काम नहीं मिलता है, वो अपने राज्य या किसी अपने ही राज्य के किसी दूसरे जिले में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए जब वहाँ से कहीं और बस जाते हैं या वहीं कमाई का जरिया ढूंढने लगते हैं, तो उनको जो PDS के तहत जो राशन मिलता है उनसे वहाँ उनको वंचित होना पड़ता है। तो इस कंसेप्ट को या इस अवधारणा को तोड़ने के लिए, श्रमिकों और गरीब परिवारों के सदस्यों को मदद करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान, अर्थात जो हम लोग जिसको कोटा बोलते हैं या फिर कहें तो बनिया का दुकान, ठीक है, नॉट सब बनिया का दुकान, PDS बोलिए अच्छा लगता है, PDS की दुकान में रियायती राशन सामग्री खरीदने में सक्षम बना दिया जाएगा इस विधि के द्वारा, और बना भी दिया गया है क्योंकि इस योजना को अगस्त 2019 में ही आरंभ कर दिया गया था। अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड्स के तहत मतलब 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं, जिनमें लगभग 69 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाभार्थियों को कवर कर दिया जा चुका है। 4 राज्य जिसमें असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं, वजह चाहे जो भी हो। बात अगर करें तो इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, ये कैसे वर्क करेगा, ये इतना बड़ा जो कंसेप्ट है। देखिए, पुरानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर इस विधि को प्रोत्साहन देने के लिए एक दिमाग लगाया है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने पिछले साल कोविड-19 महामारी के दरमियान राज्यों के द्वारा जो अतिरिक्त ऋण लेने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के पूर्व एक शर्त के रूप में निर्धारित कर दी थी कि आप अगर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इसे आप अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा। कार्यविधि वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली जो है एक तकनीक पर आधारित है, जिसमें लाभार्थी का राशन कार्ड, उसकी आधार संख्या और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का इसमें विवरण होता है। इस प्रणाली में उचित मूल्य की जो दुकान होती है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाती है। यह प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS तथा अन्न वितरण नामक 2 पोर्टल के सहयोग से कार्य करती है, ठीक है। और इस पोर्टल में सभी प्रासंगिक आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा संदर्भ है कि आपने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट जो पढ़ा 2013, उसमें क्या बातें हैं। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकार में बदल चुका है। इसके माध्यम से मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना, इंटीग्रेट बाल विकास योजना, इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम आते हैं, इसमें शामिल है। इस अधिनियम में मातृत्व संबंधी जितने अधिकार हैं उसको भी मान्यता, मातृत्व संबंधी समझते हैं, मैटरनल जो भी माता से जुड़ा हुआ है, उसके बच्चों से जुड़ा हुआ है, और जो एडोलेसेंट गर्ल है उससे भी ये जुड़ा हुआ है, उसके अधिकारों की भी मान्यता इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुद्रा विनिमय समझौता यानी करेंसी स्वैपिंग अरेंजमेंट। क्या होता है? देखिए, मुद्रा विनिमय समझौता यानी करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स 2 मैत्रीपूर्ण संबंधों वाले मतलब गुड रिलेशनशिप है जिसके साथ दोनों देशों के मध्य अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की एक व्यवस्था होती है। क्योंकि डॉलर की जो मार होती है ना, डॉलर का जो बपोती है, डॉलर का जो मोनोपोली है, उसको तोड़ने के लिए एक तरह से ये बेहतर सिद्धांत हो सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार दोनों देश अमेरिकी डॉलर की तरह तीसरे देश की मुद्रा में लाए बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दरों पर आयात और निर्यात व्यापार हेतु भुगतान करते हैं। मुद्रा विनिमय समझौता द्विपक्षीय भी हो सकता है और मल्टीलेटरल अर्थात बहुपक्षीय भी हो सकता है। लास्ट टॉपिक दैट इज
भारत के महान्यायवादी अभी चर्चा में है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी जो हैं वो वास्तव में होते कौन हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका विवरण आगे बता दिया जाएगा आर्टिकल 36 की 66 की 76, बताइए मुझे। जी नहीं, इसका आर्टिकल 76 में जिक्र है। भारत के महान्यायवादी केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत के उच्चतम न्यायालय में इनके प्रधान अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं। वह संघीय कार्यकारिणी के एक हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा महान्यायवादी भी आता है, ठीक है। नियुक्ति और पात्रता की बात करें कि महान्यायवादी बनने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद जो है वो 76 सब 1 के तहत की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। इसके लिए उसे भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। उसे भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक काम करने का अनुभव प्राप्त हो, अथवा उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट किसी भी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक पूरा हो चुका हो। इसके अलावा उसे राष्ट्रपति के मतानुसार, मतलब राष्ट्रपति के दृष्टि में मुख्य कानूनी जानकार या न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ होना हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सके। जी हाँ। कार्य और शक्तियाँ क्या है, इनको किन किन शक्तियों से नवाजा गया है। भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी का जो कर्तव्य है, सबसे पहले तो वो भारत सरकार के संघीय और विधि से जो जुड़ा हुआ मामला है उसमें उन्हें एक तरह से सलाह मशवरा या तो एक तरह से गाइड करते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य जो कानूनी मैटर है उसके कर्तव्य के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में वो बोल सकते हैं। मतदान में भाग नहीं लेंगे लेकिन कार्यवाही में बैठ सकते हैं, बैठक में शामिल हो सकते हैं। महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में सभी मामलों, चाहे मुकदमा हो, अपील हो या फिर अन्य कार्यवाही सहित भारत सरकार की ओर से पेशगी करते हैं। उसके तरफ से एक तरह से वकील के रूप में वो काम करते हैं। वह संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित जितने भी मामले हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह अथवा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। बिना भारत सरकार की अनुमति के वो किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते हैं तथा सरकार की अनुमति के बगैर किसी परिषद अथवा कंपनी के डायरेक्टर पद का ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। महान्यायवादी को 2 महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल तथा 4 अपर महाधिवक्ताओं के मदद से सहायता मिलता है। हालांकि ये अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनकी जो जीवन अर्थात इनका जो एक तरह से निश्चित पीरियड नहीं होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। सरकार बदलने से ये अक्सर बदल जाता है, ठीक है। ओके, दैट्स इट सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो क्लियरली and with patiently. You will learn something from this video. Thank you once again for watching this video.